नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स इस समय देख रहे हैं, उन सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि कृपया अपना 1 सेकंड निकाल के और बेल आइकॉन को जाकर अवश्य दबा दें। उसे आपका केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन दी जयपुर डायलॉग्स को बहुत बड़ी लिफ्ट मिलेगी। वीडियो को लाइक भी कर लें। बांग्लादेश में तीसरा अध्याय आरंभ हो गया है और वो तीसरा अध्याय ये है, पहला और दूसरा अध्याय क्या था? पहला दूसरा अध्याय कू हुआ था और दूसरा अध्याय वो था जिसपे इन्होंने मिलिट्री चीफ को हटाने का प्रयास किया था। उसके डिटेल्स पे अभी मैं आऊँगा। तीसरा अध्याय ये है कि उनकी मिलिट्री चीफ ने अपनी 9th इन्फेंट्री डिवीज़न को ढाका में डिप्लॉय कर दिया है। 9th इन्फेंट्री डिवीज़न वो है जो शाहीनुल्लाह, जो उनके जो जीओसी है, वो खासुल ख़ास हैं वक़ारुज़्ज़मा के, और ये माना जाता है कि 9th इन्फेंट्री डिवीज़न जो है वो मिलिट्री चीफ की खासुल ख़ास होती है। और 9th इन्फेंट्री डिवीज़न के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियाँ का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। वैसे यूनुस मियाँ और भी काम कर रहे हैं कि यूनुस मियाँ जो है वो बहुत ही डेस्परेट है कि मोदी जी उनसे किसी तरह से मिल लें, और उन्होंने मोदी जी को बिम्स्टेक की अभी मीटिंग होनी है, तो बिम्स्टेक की मीटिंग में वो ये चाहते हैं कि मोदी जी से उनका एक साइड लाइन पे मुलाकात हो जाए। मोदी जी ने उनको अभी तक किसी मुलाकात का कोई आश्वासन दिया नहीं है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी इस जिहादी से मिलने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को भी उन्होंने उसी प्रकार ट्रीट करना आरंभ कर दिया है जो कि वो पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं इस समय बांग्लादेश को गाइड कर रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि साहब कि हम तो पाकिस्तानी थे हमेशा से, यानी कि ये जो यूनुस वाले लोग हैं ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि ये जो तीसरा आपका जो अध्याय आरंभ हुआ है, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि आपको पता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से 5 अगस्त को हसीना वाजेद जो थी उनको रवाना किया गया ढाका से, और उनको सकुशल रवाना किया गया, उनकी सेफ्टी इंश्योर की गई, और वक़ारुज़्ज़मान जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने उनकी सेफ्टी इंश्योर की। बताते हैं कि वक़ारुज़्ज़मान ने पूरी ये हसीना वाजेद को भारत भेजने का जो प्लान था वो भारत से बातचीत करके ही बनाया था। भारत को पता था कि भाई ये होने जा रहा है, और वक़ारुज़्ज़मा ने कह दिया कि साहब देखिए मुझको धमकी मिली है डीप स्टेट से, और मुझको धमकी सीधे डोनाल्ड लू ने फ़ोन करके कहा है कि अगर तुमने ये नहीं किया कि तुम्हारी यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें से बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बांग्लादेश के काफ़ी बड़ा कंटिजेंट जाता है, ऑलमोस्ट एक समझिए कि कोई 5-6 हज़ार उनके जो सैनिक हैं वो वहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं। तो भाई 5-6 हज़ार सैनिकों को आप ये समझ लीजिए कि करीब तीन डिवीज़न हो गई करीब, तो 3 डिवीज़न के सैनिक जो हैं उनको अगर हटा दिया गया बांग्लादेश में, बाहर का पैसा अर्न करने का एक ही मिलिट्री वालों के लिए मौका होता है, और इस तरह से चलाया जाता है वहाँ की मिलिट्री को कि जितने भी ऑफिसर्स हैं और सैनिक हैं उनको एक न एक बार यूएन पीस कीपिंग फोर्स में असाइनमेंट मिल जाए, जिससे कि वो इतना पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाए कि वहाँ आकर वो कम से कम अपना घर वर बना सकें और अपने रिटायरमेंट की अच्छी से प्लानिंग कर सकें। अब जब ये धमकी मिली और डोनाल्ड लू से धमकी मिली, डीप स्टेट्स को भी ये इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको पता है कि 239 मिलियन का तो हिसाब ही आ गया यूएस एड से। उसके अलावा रॉकफेलर, आपके फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके अलावा आपके क्लिंटन फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे थे। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ के जो आपके जो नीचे के ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, इनका सबका हिस्सा था। वहाँ का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें ये टेक्सटाइल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उस टेक्सटाइल रेवोल्यूशन में वैसे तो मेनली अवामी लीग के लोग बेनिफिट हुए थे, लेकिन उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के लोग भी उससे काफ़ी बेनिफिट हुए थे। तो ये सब नहीं चाहते थे कि भाई ये जेपर्डाइज हो, तो इन्होंने बात मान ली वक़ारुज़्ज़मा ने, लेकिन जो ये चाहते थे जिहादी वो नहीं किया, बल्कि हसीना वाजेद को उन्होंने सकुशल उनको फैसिलिटेट किया कि वो भारत चले जाए।
उसके बाद जो कुछ हुआ भाई, डीप स्टेट ने यूनुस को भेज दिया, यूनुस को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के उसका चीफ एडवाइज़र बना दिया। यूनुस मियाँ को आता जाता कुछ था नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका हाथ तंग था, एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी उनको नहीं आता था, इसलिए पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई और जो पुलिस फोर्स थी वो इतनी डिमोरलाइज हो गई कि वो जाके अपने अपने घर पे बैठ गई। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जब अत्याचार बढ़ने लगे तो जो डीप स्टेट का जो ह्यूमन राइट्स विंग है वो भी नाराज़ हो गया और डीप स्टेट के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई हमने किसके ऊपर हाथ रख दिया, हमने कैसे अपने कौन सा घोड़ा रेस में चुन लिया जो कि किसी भी तरह से दौड़ने लायक ही नहीं है। तो ये मामला चल रहा था यूनुस का। और उसके बाद यूनुस ने क्या किया कि यूनुस ने जानबूझकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। भारत ने अपने हाथ खींच लिए तो बिजली सप्लाई बंद हो गई, फ्यूल सप्लाई कम हो गई और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जिसको बिजली की आवश्यकता रहती थी वो बर्बाद होने लगी। 60% पर जो निवेश था वहाँ पे वो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स का था। वो सब अपने अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो सब उठा के उन्होंने शिफ्ट कर ली बाहर। तो जब ये हुआ और लोग गरीब होने लगे, उनके जॉब्स चले गए, तो उनमें असंतोष फैलने लगा। इस असंतोष को दबाने के लिए यूनुस ने जितने भी नॉन टेररिस्ट थे उनमें से लगभग सभी उन्होंने छोड़ दिए और उन टेररिस्ट के सहायता से अपना राज आरंभ करने का, अपना राज कायम करने का प्रयास करने लगा। लेकिन वो इसलिए नहीं चला क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी थे वो स्टूडेंट्स भी नाराज़ हो गए यूनुस से। जिहादी थे वो कह रहे थे कि भाई हमें खिलाफत चाहिए, हमें कैलिफेट बनाना है, और जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि हमसे जो भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि पार्ट 2 तब हुआ जब वक़ारुज़्ज़मा मिलिट्री चीफ ने आके ओपनली कह दिया कि भाई मेरी भी एक पेशेंस है और दी हाउस हैज़ टू बी पुट इन ऑर्डर। ये सब आपस में लगातार झगड़ा कर रहे हैं, देश की अवस्था, देश की इकॉनमी ये लगातार डूबती चली जा रही है, इसलिए मेरी भी पेशेंस की एक लिमिट है। ये कहने के बाद में फिर जब वक़ारुज़्ज़मा गए हुए थे बाहर और जब वो वापस आए तो उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वक़ारुज़्ज़मा को मित्र देशों ने पहले से समाचार दे दिया था। तो वक़ारुज़्ज़मा का जो जहाज़ था जिससे वो गए थे, प्राइवेट चार्टर था, उस प्राइवेट चार्टर को उन्होंने बजाय ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने के अपनी जो मिलिट्री एयरफील्ड थी वहाँ उतार दिया, जहाँ पर उनके विश्वस्त ट्रूप्स उपलब्ध थे। और ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको अपदस्थ करने वाले हैं जो मिलिट्री जो क्वार्टर मास्टर जनरल जो थे वो आए हुए थे, QMG, वो फेल हो गए। फिर उनको बाद में वक़ारुज़्ज़मा ने डाल दिया नज़रबंदी में, हाउस अरेस्ट में। इसके बाद फिर आप ध्यान दें कि कल एक स्टेटमेंट दिया मिलिट्री चीफ ने। मिलिट्री चीफ ने ये कहा कि भाई ये जो कुछ भी जुलाई अगस्त में हुआ, जो तथाकथित जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है, वो जुलाई रेवोल्यूशन नहीं होके तख्ता पलट था, यानी कि कू था। अब इससे जो है वो समस्या और भी बढ़ गई। और समस्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में तख्ता पलट जो है वो राजद्रोह है और उसकी सज़ा फांसी है। तो फिर एक तरह से आमना सामना होने की स्थिति आ गई। ये जो यूनुस का समर्थक जो जिहादी ग्रुप था स्टूडेंट्स का, वो सड़कों पर निकलने लगा और रात में ही 9th इन्फेंट्री डिवीज़न को डिप्लॉय कर दिया गया है ढाका में। और हम यह सोच रहे हैं या ऐसा लग रहा है हमको कि बहुत जल्दी ढाका में कर्फ्यू इत्यादि लगने वाला है और बहुत जल्दी यूनुस मियाँ का काम तमाम होने वाला है। अभी वैसे जो इंडिकेशंस हैं वो इंडिकेशंस ये हैं कि अभी थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी, मान मनोबल की बात होगी। यूनुस मियाँ जो हैं उनके तेवर जो हैं वो पहले ढीले किए जाएंगे और ढीले करके जो उनका समर्थक ग्रुप है उसको या तो अरेस्ट किया जाएगा या उसको समझाया जाएगा कि बच्चों जाओ अपने घर में बैठो, नहीं तो फिर गोलियां खानी पड़ सकती हैं और वो उनसे नहीं हो पाएगा। पिछली बार तो गोलियां इसलिए नहीं चला पाए थे वक़ारुज़्ज़मा हसीना को बचाने के लिए क्योंकि उस समय बाइडेन की सरकार, US स्टेट डिपार्टमेंट, पूरी की पूरी डीप स्टेट, वो सारी की सारी जो थी
वह हसीना के ख़िलाफ़ आंदोलन चला रही थी। आंदोलन तो वही लोग चला रहे थे, बाकी तो सारी कहने की बात है। तो इसलिए वो नहीं किया था उस समय। लेकिन अब तो भाई ट्रंप बाबू बैठे हैं। तुलसी गैबर्ड आई और तुलसी गैबर्ड ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी चिंता भी व्यक्त कर दी। माइनॉरिटीज़ पर जो अत्याचार हो रहा है उसको उन्होंने साफ साफ रेखांकित कर दिया। तो अब वकारुज़्ज़मा चिंतित नहीं है, उनको मित्र देशों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये मित्र देश कौन है ये आप समझ लीजिए। और ऐसे में यूनुस मियाँ मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको जो है वो मोदी जी से मिलना है बिम्स्टेक की मीटिंग में। तो भाई बिम्स्टेक में कतई किसी भी प्रकार से मोदी जी को मिलना नहीं चाहिए यूनुस से। ये अब हम देख रहे हैं कि साहब मुलाकात होगी कि नहीं होगी। कल तक तो डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में बिल्कुल नेगेटिव इंडिकेशंस दिए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अब बिम्स्टेक की मीटिंग में वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये पता नहीं है हमको। तो क्या पता उनको भागना पड़ जाए, क्या उनको पैसेज दिया जाएगा, सेफ पैसेज दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो इनको सेफ पैसेज नहीं दिया जाना चाहिए। और एक बात और भी है, वकारुज़्ज़मा लगातार ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि खालिदा ज़िया वापस आएंगी। वो ऐसा इंडिकेशन क्यों दे रहे हैं? क्या इसमें भी भारत का हाथ है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।